हेलो गाइस, बात करते हैं आज ज्योग्राफी के टॉपिक्स के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, उन सीरीज से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है हिमालय ज्योग्राफी का। इसका पहला टॉपिक है हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर। हिमालय की नदियों के बारे में बात करते हैं। हिमालय की जो नदियां हैं ये अपनी युवावस्था में हैं, अर्थात ये नदियां अभी भी गहरी घाटी का निर्माण करती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ये बहुत प्राचीन है, यानी कि प्रौढ़ावस्था में है, अर्थात ये अपनी घाटियों का निर्माण कर चुकी हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उत्तर भारत में पहुंचकर विसर्प यानी कि विसर्पों का निर्माण करती हैं ताकि अपना रास्ता बदलती रहें। हिमालय की नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं। हिमालय की नदियां किससे निकलती है? ग्लेशियर से। और वर्ष भर जल प्राप्त करती हैं। यही प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में विसर्प का अभाव यानी कि टेढ़ी में इनका अभाव है। इनका मार्ग अर्थात निश्चित है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां केवल वर्षा के जल पर ही निर्भर करती है, इसलिए यहाँ वर्षावाहिनी नदियाँ होती है, अर्थात यहाँ कुछ ही महीनों के लिए जल की मात्रा होती है और कुछ महीनों तक सूखा रहता है। हिमालय की नदियों की बात करें तो हिमालय की नदियाँ अधिक लंबी है, क्योंकि हिमालय नदियों का उद्गम मुहाना जो है उससे अधिक दूर होता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियाँ छोटी होती है, क्योंकि इनका उद्गम मुहाने से ज़्यादा दूर नहीं होता। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमालय से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह गंगा नदी 2525 किलोमीटर, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की निकलने वाली नदियां दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है 1465, उसके बाद कृष्णा 1401। नेक्स्ट पॉइंट है डेल्टा और ज्वार नद। डेल्टा होता क्या है और ज्वार नद। डेल्टा की बात करें तो डेल्टा जब नदी अवसाद लाती है, यानी अवसाद मतलब मिट्टी, उसके साथ जो भी नदी में बहकर आता है कंक्रीट वगैरह, वो अवसाद कहलाता है। नदी के द्वारा बड़ी मात्रा में अवसादों को जमा करते हैं, जिससे नदी का वेग धीमा हो जाता है और डेल्टा का निर्माण हो जाता है। नदी में छोटे छोटे टापू बन जाते हैं किनारों पर आकर, यही डेल्टा कहलाते हैं। इनकी वजह से नदियों का मार्ग धीमा हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। बात करते हैं ज्वार नद की। ऐसा क्षेत्र जहां नदियों का जल समुद्र में मिलता है, अर्थात जहां नदियों का जल सीधा किसमें मिलता है? समुद्र में, तो वे ज्वार नद मतलब उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि नदियाँ अवसाद की मात्रा बहुत कम लाती है, तो जिस वजह से वहाँ पर कोई टापू नहीं मिलता और इसीलिए वहाँ का जो ज्वार नद है वो बढ़ा हुआ होता है, वे सीधे समुद्र में गिरती है। इनकी गति काफ़ी तेज होती है और कुछ जमा नहीं होता। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जितनी भी हैं सब क्या करती है? एस्चुरी यानी कि ज्वार नद का निर्माण करती है। पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर। नदियों में पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय की नदियाँ। पश्चिम हिमालय का निर्माण जो है सिंधु से लेकर काली नदी तक हुआ है, जबकि पूर्वी हिमालय काली नदी से लेकर दीफू दर्रे तक पूर्वी हिमालय का निर्माण हुआ है। जो पश्चिमी हिमालय होता है वहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी मानसून यानी कि लौटते मानसून से वर्षा होती है। और पश्चिमी हिमालय में बात कर रहे तो वर्षा का औसत होता है 100 सेंटीमीटर से कम, जबकि पूर्वी हिमालय में वर्षा का औसत होता है 200 सेंटीमीटर से अधिक। बात करते हैं कि जैव विविधता। पश्चिमी हिमालय में क्या है? जैव विविधता की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि अधिक मात्रा होती है पूर्वी हिमालय में जैव विविधता की। जैव विविधता के लिए यहाँ का सिक्किम बहुत प्रसिद्ध है। सिक्किम को जैविक कृषि का दर्जा भी प्राप्त है। मासी नामे
घाटियों की आकार है, वहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। पश्चिमी हिमालय में सबसे कम ऊंचाई के क्षेत्र हैं, यहाँ पर गंगा यमुना सिंधु नदी बहती है। जबकि पूर्वी हिमालय में जैव विविधता भी अधिक होती है, यहाँ के क्षेत्र की ऊंचाई जो है अधिक है। और प्रमुख नदियाँ हैं तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। बात करते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है? भारत के धरातल के वह भूभाग को 3 ओर से जल से घिरा होता है और एक और स्थल से जुड़ा होता है, तो इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, यानी कि प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का ये क्षेत्र इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है और इधर का भाग इसका धरातल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत का प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीप पठार के रूप में जाना जाता है। गोंडवाना लैंड के टूटने से उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था। यह आर्किन युग की चट्टान से बना है। प्रायद्वीपीय जो भारत पठार है यह आर्किन युग की चट्टान से बना है। इसका जो स्वरूप है लगभग, प्रायद्वीपीय पठार का स्वरूप क्या है? त्रिभुजाकार। उत्तर की बात करें तो इसके उत्तर में विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा, मैकाले और कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। जबकि उत्तर पश्चिम की बात करें तो अरावली पर्वतमाला है। उत्तर पूर्व की बात करें तो शिलोंग का पठार और कार्बी एंगलोंग पठार है। और दक्षिण में बात करें तो इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है। इलायची की पहाड़ियों कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इस पठार का लगभग क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर और औसत ऊंचाई 600 से 900। उत्तर से दक्षिण दिशा में लंबाई, उत्तर से दक्षिण दिशा में बात करें तो 1600 और पूर्व से पश्चिम में 1400 किलोमीटर है। इसके पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट और पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट है। भूकंप की आने की संभावना सबसे कम होती है इसके क्षेत्र में। इसके फैक्ट है जो विस्तार से वर्णन किया गया। बात करते हैं पठार की पश्चिमी ओर की ऊंचाई और पूर्वी, यानी कि पश्चिमी ओर से ऊंचाई तथा पूर्वी ओर की बढ़ने पर इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। जैसे ही पश्चिमी पठार पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं तो इसकी ऊंचाई क्या होती? कम। और इधर क्या है? पश्चिमी घाट पर ऊंचाई अधिक। प्रायद्वीपीय पठार में नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व है। इधर की ढाल पर अधिकतर नदियाँ होती है, जबकि इनमें ताप्ती, नर्मदा, माही इसके अपवाद हैं, क्योंकि ये अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में बात करें तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा हैं। और बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना था, इसीलिए इसे पठारों का पठार कहा जाता है। अगर इसमें केंद्रीय उच्च भूमि की बात करें तो केंद्रीय उच्च भूमि आता है अरावली का पठार, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, विंध्याचल श्रेणी, बुंदेलखंड और सतपुड़ा श्रेणी। अगर बात करें पूर्वी पठार के बारे में, पूर्वी पठार में आता है छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार। इसी में बात करें तो उत्तर पूर्वी पठार में तो इसमें आएगा उत्तर पूर्वी पठार में मेघालय का पठार। और दक्कन के पठार में बात करें तो दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार सम्मिलित है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। कर लेते हैं हिमालय के निर्माण की। हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय का निर्माण की या उत्पत्ति की बात करें, हिमालय का निर्माण 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने इसकी कार्बोनिफेरस युग से इसकी उत्पत्ति बताई। जब जो था यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से टकराई तो गोंडवाना लैंड जो था और ऊपर था यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के बीच में टेथीस सागर था। इनके टकराने से यह प्लेट ऊपर की ओर खिसक गई, जिससे इस सागर में हिमालय की उत्पत्ति हुई। यह लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था।
और हिमालय का पठार जो है पैंजिया नाम दिया गया था और इसके विशाल सागर पैंथलासा नाम था। इन दोनों के प्लेटों के टकराने से यहाँ पर त्रिवेणी सागर की जगह पर हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण जो है पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तक फैला हुआ है और इसमें 2 मोड़दार पिने हैं जिन्हें हेयरपिन भी कहते हैं और इसमें छोटी अनेक पर्वत श्रेणियां भी हैं। हिमालय को अगर बांटा जाए, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक 4 भागों में बटा हुआ है। हिमालय में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, इधर तीस्ता नदियों का प्रवाह होता है। और हिमालय को पर्वतराज भी कहा जाता है। कालिदास ने हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा है। हिमालय के ऊपर ही दुनिया की सबसे घाट है जिसे पामीर का पठार कहा जाता है। इसे घाट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर अनेक पर्वत श्रेणियों का मिलन बिंदु है। हिंदुकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत, काराकोरम पर्वत श्रेणी, कुनकुल पर्वत श्रेणी जो 3 तिब्बत के क्षेत्र में चल जाती है। इसीलिए इन पर्वतों के मिलन बिंदु को पामीर की गांठ या विश्व की छत कहा जाता है और जो हिमालय के ही जस्ट ऊपर है। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।